मेरे प्यारे छात्रों, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र के अंतर्गत एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 9 नंबर चैप्टर है। इसमें हम लोग सेट 2 के अंतर्गत विभिन्न तरह के प्रश्नों के बारे में जानकारी आपको देंगे। सेट 2 को देखने से पहले आप सेट 1 भी जरूर देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी बेहतर हो या विभिन्न तरह के क्वेश्चनों के बारे में आपको जानकारी हो। तो आइए प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर ध्यान दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, हवा का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष दिया हुआ है 2/3 और हीरा का अपवर्तनांक जो है हवा के सापेक्ष दिया गया है 12/5। तो इस बात को समझिए, ये क्या बोलता है। अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से दिखाते हैं और किसका निकालना है तो हवा का निकालना है। जिसका निकालना होगा आप उसको इधर लिखिएगा, तो हम लोग ए लिख दिए। ए का मतलब हो गया एयर और किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष निकालना होगा उसको इधर लिख देंगे। तो इसका मतलब हो गया हवा का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, कांच का सापेक्ष। कांच का मतलब यहाँ ग्लास ले लिए हैं और यह मान दिया हुआ 2/3। नेक्स्ट यहाँ दिया गया है हीरा का अपवर्तनांक, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हीरा के लिए हम लोग लिख देते हैं डायमंड और किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष होगा उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ। तो ये मान दिया, ए का मतलब एयर, ये मान दिया हुआ है 12/5। हम लोग को क्या निकालना है, कांच का अपवर्तनांक निकालना है। यानी कि यहाँ लिखेंगे कांच के लिए हो जाएगा ग्लास इधर, और किसके सापेक्ष, हीरा के सापेक्ष। तो इधर लिख देंगे हम लोग डायमंड और ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग यहाँ लिखते हैं म्यू जी विद रिस्पेक्ट टू डी, यानी कि कांच का डायमंड के सापेक्ष। जिसका निकालना होगा उसको हम लोग यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, ओके, और जिसके सापेक्ष है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो यह नीचे लिख दिए। अब हवा के सापेक्ष दोनों दिया गया है तो ये लिख दिए हवा के सापेक्ष। अब आप डायरेक्ट ये मान आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा, तो हम लोग यहाँ पर मान लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ग्लास का हवा के सापेक्ष, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है हवा का ग्लास के सापेक्ष। तो आप उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से म्यू ए और जी और गुना म्यू जी और ए, यह क्या होता है 1 होता है, नहीं। तो देखिए यहाँ पर यह मान दिया हुआ है, यह मान दिया हुआ है जब, तो इसका मान यहाँ पर दिया हुआ है 2/3 गुना म्यू जी और ये ए, तो यह हो जाएगा 1। तो ग्लास का हवा के सापेक्ष निकालेंगे तो 1 और ये 2/3, ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 3/2। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर मान रख सकते हैं, यानी कि ग्लास का हवा के सापेक्ष। तो मान जब रखेंगे, यह वाला मान हम लोग यहाँ रखेंगे तो आप रख पाइएगा 3/2। उसी तरह से यहाँ पर देखिए आप डायमंड का हवा के सापेक्ष, तो ये डायरेक्ट दिया हुआ, तो यह मान डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो हो जाएगा 12/5। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे ग्लास का डायमंड के सापेक्ष, तो 3/2 गुना ये 5 ऊपर चला जाएगा और ये 12 नीचे चला जाएगा, तो नीचे ला दिए, ये 3 चौके 12, इस तरह से ऊपर 5 और नीचे हो जाएगा 8। आप देखिए कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर मैच करेगा, तो आप पाइएगा पहला ऑप्शन हम लोग का मैच कर रहा है, राइट आंसर इज ए। तो देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर कि अपवर्तनांक म्यू जे विद रिस्पेक्ट टू आई, यानी कि जे का अपवर्तनांक आई के सापेक्ष यह बताता है कि प्रकाश किरण जो है आई माध्यम से माध्यम जे में जा रही है। तो इन तीनों का गुणनफल हम लोग को निकालना है और किसके बराबर होगा यह बतलाना है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है μ1 विद रिस्पेक्ट टू 2, यानी कि एक का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, तो इसको आप लिख सकते हैं μ1/2। फिर इसको देखिए आप लिखा हुआ है 2 का 3 के सापेक्ष, तो लिख सकते हैं μ2 और बाई μ3 हो जाएगा। फिर ये लिखा हुआ है 3 का 4 के सापेक्ष, या लिख सकते हैं μ3 और बाई μ4। इन तीनों का गुणनफल पूछा जा रहा है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग μ1 2 गुना μ2 3 यहाँ दिया हुआ है, और यह तीसरा दिया हुआ है μ3 विद रिस्पेक्ट टू 4। देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर तो μ1/μ2 गुना ये 2 का 3 के सापेक्ष, इस तरह से μ2/μ3 और गुना इसको लिखेंगे μ3
बाई म्यू 4, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इस तरह से म्यू 1 बाई म्यू 4 आएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू 1, जिसका ऊपर में होगा उसको यहाँ पर निकालना है, और जो नीचे में होगा उसके सापेक्ष, तो ये हो जाएगा 4 इधर। इस तरह से देखिए आप यहाँ पर आंसर में कौन सा मैच कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। बच्चों अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपवर्तन प्रकीर्णन कोई नहीं। देखिए ये प्रकाश तंतु, इसको हम लोग इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। तो इसमें बहुत सारा जो है लेयर इसमें चढ़ाया गया रहता है, और नीचे में हम लोग का ग्लास होता है, और इसमें जब सिग्नल भेजा जाता है तब ये सिग्नल जो है इसी के अंदर जो है पूर्ण तरह से रिफ्लेक्ट होती रहती है। जैसे सिग्नल आया तो फिर ये जाएगा, फिर ये इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से होते रहती है। इस तरह से ये सिग्नल देखिए गया जिस माध्यम में, फिर उसी माध्यम में लौट आया है। तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है। मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कांच का टुकड़ा है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है। तो 1.5 यहाँ दिया हुआ है, यानी कि ये म्यू दिया गया है 1.5, और इसे टुकड़े में जो है कोई बुलबुला है, तो ये मान लीजिए ये बुलबुला हो गया। जब ऊपर से देखा जाता है तो ये बुलबुला जो है ये कितने गहराई पर दिखाई देती है, तो ये दिखाई देती है आपको 5 सेंटीमीटर की गहराई पर। और जब नीचे से देखा जाता है तब यह कितने दिखाई देती है, तो 2 सेंटीमीटर की गहराई पर। ऊपर से 5 सेंटीमीटर और नीचे से जो है 2 सेंटीमीटर की गहराई पर दिखाई देते हैं। यानी कि यह जो 5 सेंटीमीटर आपको गहराई दिखाई दे रही है ऊपर से देखने पर कि ये 5 सेंटीमीटर नीचे है ये बुलबुला, यह वास्तविक नहीं है, यह आभासी है। और जब नीचे से देखा जाता है तो 2 सेंटीमीटर गहराई पर दिखाई दे रही है, वह भी आभासी है। यानी कि एक तरह से जो इस ग्लास के लिए टोटल आभासी गहराई हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं आभासी गहराई बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। और म्यू के लिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, आभासी गहराई और वास्तविक गहराई के बीच एक संबंध है, और वह संबंध है म्यू बराबर वास्तविक गहराई बाई आभासी गहराई, ये हो जाएगा आभासी गहराई। तो म्यू का मान तो दिया हुआ है 1.5, आभासी गहराई आप मान लीजिए वास्तविक गहराई मान लीजिए x, आभासी गहराई 7 सेंटीमीटर है, ये 7 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 1.5 गुने 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, ये वास्तविक गहराई हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा सी। यहाँ अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रकाश किरण जिसका निर्वात में तरंग दैर्घ्य का मान दिया हुआ है 720 नैनोमीटर, यानी कि लैम्डा लिख देते हैं, और निर्वात के लिए हम लोग भी लिख देते हैं, और ये मान दिया है 720 नैनोमीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 720 नैनो को 10 के पावर -9 और मीटर, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। और यह प्रकाश किरण जब किसी कांच में, दिख रहे हैं कांच है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, यानी कि यह अपवर्तनांक हो गया 1.5 मेरे प्रवेश करती है, तो प्रकाश किरण का कांच में तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो तरंग दैर्घ्य का मान निकालना है किसमें, कांच में। तो कांच एक तरह का क्या हो गया, माध्यम हो गया, और इसका तरंग दैर्घ्य हम लोग को निकालना है। देखिए बच्चों हम लोग जो है फॉर्मूला पढ़े हैं, म्यू बराबर C/cm। यहाँ पर C का मतलब क्या है, C का मतलब है निर्वात में प्रकाश की चाल, और cm का मतलब हो गया यहाँ पर माध्यम में प्रकाश की चाल। और C बराबर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं म्यू लेम्डा, इस तरह से न्यू लेम्डा, तो C बराबर ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। अब एक बार निर्वात के लिए, एक बार माध्यम के लिए हम लोग ये रखेंगे, तो आप पाएंगे जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो यहाँ यह जो है न्यू, यहाँ पर आवृत्ति है, आवृत्ति नहीं बदलती है। तो जो आवृत्ति नहीं बदलेगी, तो हम लोग अब इस फॉर्मूला को इस तरह से लिख सकते हैं, ये न्यू, और ये लिख सकते हैं हम लोग वैक्यूम के लिए, निर्वात के लिए, और बाई ये C की जगह, अब CM की जगह लिखेंगे, तो जगह लेम्डा, और माध्यम क्या है, ग्लास है, तो यहाँ दे दिए हम लोग ग्लास।
तो ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू बराबर एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, निर्वात में तरंग दैर्घ्य और ये ग्लास में तरंग दैर्घ्य। तो हम लोग को इसका निकालना है मान, तो ये इसको इधर लेके चले जाएंगे, तो ये चला जाएगा लेमडा भी का मतलब वैक्यूम में यहाँ पर निर्वात है, और ये चला जाएगा म्यू। तो इस तरह से ये लेमडा जी यानी कि ग्लास में तरंग दैर्घ्य का जो मान हो जाएगा, ये मान रखेंगे हम लोग म्यू भी। तो ये हो जाएगा मान आपका तरंग दैर्घ्य का मान निर्वात में दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है 720, तो यहाँ रखेंगे 720 नैनोमीटर, और यह मान रख दिया जाए तो मान रखेंगे 1.5, तो ये हो गया 1.5। तो कैलकुलेट करेंगे इसको हम लोग, तो कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये दशमलव चला जाएगा आपको ऊपर, ये हो जाएगा 10 ना, तो 5 दूना 10, अब 5 दिया 15 हो जाएगा, फिर 3 से इसको कैंसिल कीजिए, 3 दूना 6 और 3 चौके 12 और 0 हो जाएगा, यानी कि ये मान हो जाएगा 24 दूना 48, यानी कि ये हो जाएगा 480 नैनोमीटर। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद रख लेना है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपको याद रखना है, म्यू बराबर निर्वात में तरंग दैर्घ्य बटा माध्यम में तरंग दैर्घ्य। और यह जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो यहाँ से आया है, इसी के आधार पर उस फॉर्मूला को हम लोग लिखे हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है ये आंसर हो जाएगा आपका 480 नैनोमीटर। यहाँ देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, हीरे का चमकने का कारण है। इन सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है। तो हीरे को चमकने का कारण जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसका हम लोग आगे चलकर जो है वीडियो लेक्चर भी बनाएंगे आपको, जब ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा लेक्चर में फुल, तो यहाँ पर इसके बारे में बतलाएंगे क्या कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, उसके बारे में आप देखेंगे। तो अभी आपको याद रखना है, हीरे के चमकने का जो कारण है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। उसी तरह से साफ वायुमंडल में आकाश नीला नजर आता है, इसका कारण क्या है, तो प्रकीर्णन है। अब ये प्रकीर्णन क्यों है, तो हम लोग को प्रकीर्णन के बारे में डिटेल जानकारी लेनी होगी। देखिए बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उगते समय और डूबते समय जो है सूर्य लालीपन लिए हुए रहता है, लाल दिखाई देता है, रेडिश होता है, क्यों? तो इसके पीछे कारण बच्चों है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन इसलिए है क्योंकि जो रेड कलर होता है, ये लाल दिखाई देने का कारण क्या है, रेड कलर जो प्रकीर्णन की घटना के कारण यह लाल दिखाई देता है। इसका कारण यह है क्योंकि लाल कलर का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है, और जो ब्लू होता है उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। तो ब्लू वाला कलर जो है आकाश में छिटक जाता है, आकाश में फैल जाता है, और जो रेड वाला कलर है वह जहाँ है वो कम छितरता है, मतलब फैलता कम है। इसलिए सूर्य से जो प्रकाश किरण है तो बाकी कलर तो फैल गया, रेड वाला उतना नहीं फैल पाता है, जिसके कारण जो है उगते समय और डूबते समय जो है सूर्य लाल दिखाई देता है। यहाँ पर नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उगते और डूबते समय जो है सूर्य अपने वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। तो इसके पीछे बच्चों कारण है अपवर्तन, क्योंकि जब ये मान लेते हैं कि ये क्षैतिज है, मान लेते हैं सूर्य यहाँ है ना, उग रहा है, तो उगने से जो है थोड़ा मतलब यहाँ पर है, अभी उगा नहीं है, होरिजिन के नीचे है, तो आपको ये दिखाई देगा ऊपर, और जब डूब जाएगा तब भी इसके नीचे जाएगा, तब भी ये ऊपर दिखाई देगा। तो इसके पीछे भी कारण देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर हम लोग का विभिन्न तरह के माध्यम है, और यहाँ पर अपवर्तन की घटना होती है, बार बार अपवर्तन की घटना होती है। तो ये यहाँ से बच्चों जब हम कोई मान लीजिए प्रेक्षक है, तो ये अपवर्तन इतना बार हो जाता है कि जब कोई प्रेक्षक देखता है तो उसको प्रकाश किरण यहाँ से आती हुई नजर आती है। तो जब यहाँ से आती हुई नजर आएगी तब तो ये जो सूर्य है यहाँ पर महसूस होता है, आभास होता है। इसलिए अपवर्तन के कारण जो है सूर्य डूबते और उगते समय जो है अपने वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखिए आप, प्रकाश के विक्षेपण का कारण क्या है, तो प्रकाश के विक्षेपण का कारण क्या है, तो तरंगदैर्घ्य है। इसलिए क्योंकि अलग अलग माध्यम में जो है प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, प्रकाश की चाल बदलेगी तो तरंगदैर्घ्य भी बदलेगा। इसलिए प्रकाश के विक्षेपण का जो कारण है वह तरंगदैर्घ्य है।